युद्ध में गाजा तबाह हो गया, हजारों लोग मारे गए, अरबों का नुकसान हुआ। हालांकि फिलहाल युद्ध विराम की, लेकिन जंग की ज्वाला फिर से भड़कने की आशंका है। वजह है बंधकों की रिहाई नहीं होने पर हमास को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सीधी चेतावनी। ट्रंप ने बंधकों की रिहाई के लिए हमास को शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर शनिवार तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो हमास के लिए नरक का द्वार खोल देंगे, हमास को तबाह बर्बाद कर देंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने गाजा पट्टी पर अमेरिकी कब्जे का खाका भी तैयार कर दिया। वो गाजा पर कब्जे का प्लान बना चुके हैं। ट्रंप गाजा को खरीदना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप का यह ख्वाब पूरा होगा। और सवाल यह भी है कि ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद अब हमास क्या करेगा, बंधकों की रिहाई होगी या फिर युद्ध का ऐलान होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। हमास के ठिकानों पर बारूदी बवंडर उठेगा, गाजा में भीषण कहर बरपेगा। शनिवार तक इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गदर होगा, हमास के लिए नरक का द्वार खुलेगा। हमास को यह खुली चेतावनी दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के बॉस डोनाल्ड ट्रंप की है, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि गाजा में बंधक बनाकर रखे गए सभी 73 लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया तो वो हमास के लिए नरक के दरवाजे खोल देंगे। Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. ट्रंप ने हमास को ये चेतावनी तब दी जब हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया। इजरायली बंधकों की रिहाई पर रोक लगा दी थी। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हमास ने कहा इजराइल बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इजराइल के साथ संघर्ष फिर शुरू हो सकता है। हमास ने कहा कि उसने ये फैसला अगली निर्धारित बंधक रिहाई से 5 दिन पहले लिया है, ताकि मध्यस्थों को इजराइल पर अपने वादे को पूरा करने के लिए दबाव डालने और वक्त पर रिहाई सुनिश्चित करने का समय मिल सके। दरअसल पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से एक समझौते के तहत हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है, जबकि इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ रहा है। लेकिन अब जब हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया है तो एक बार फिर विनाशकारी युद्ध की आशंका बढ़ गई है। हमास के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है और इन सबके बीच ट्रंप ने गाजा को लेकर एक बड़ा प्लान भी तैयार किया है। I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices. But we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. ट्रंप गाजा को खरीदने का खाका तैयार कर चुके हैं। गाजा से हमास का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या होगा। क्या गाजा में फिर भयंकर युद्ध होगा? क्या दुनिया एक बार फिर तबाही की तस्वीरें देखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या वाकई यह समझौता टूटने वाला है? क्योंकि हमास ने साफ तौर पर कर दिया है और इजराइल पर आरोप लगा दिया है कि इजराइल जितनी भी जो हमारी नीति थी, हमारी बातचीत थी, हमारा समझौता था, उसका वो उल्लंघन कर रहा है, या फिर हमास इजराइल पर दबाव बना रहा है। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप की सीधी चेतावनी, और ट्रंप की सीधी चेतावनी 15 जनवरी तक। 15 जनवरी को अगर बंधक नहीं छोड़े गए तो ट्रंप कहते हैं
कि वो हमास का नामो निशान मिटा देंगे। और नेतन्याहू ट्रंप के इस रुख को देकर बेहद खुश है। अभी तक 5 अदला बदली की गई, या यूं कहें कि 5 बार बंधकों को रिहा किया गया है। कब, कितनी बार, किसको रिहा किया गया है, मैं आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। देश के सवाल में देखिए तारीख 19 जनवरी 2025 को 3 बंधक रिहा किए गए, 25 जनवरी 2025 को 4 बंधक रिहा किए गए, 30 जनवरी 2025 को 3 बंधक रिहा किए गए, 1 फरवरी 2025 को 3 और 8 फरवरी 2025 को 3 बंधक रिहा किए गए। ये बंधक इजराइल के रिहा किए गए, और जब इजराइल बंधकों को छोड़ता है तो उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। अभी करीब ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 25 बंधक और हैं जिन्हें 75 बंधक और हैं जिन्हें छोड़ा जाना बाकी है। लेकिन 15 जनवरी यानी कि शनिवार का दिन, और ये कहा जा रहा है कि 15 जनवरी शनिवार के दिन रिहाई होनी थी, बंधकों को छोड़ा जाना था, लेकिन बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने फिलहाल मना कर दिया है। और हमास ने सीधा इजराइल पर यह आरोप लगा दिया है कि युद्ध विराम का जो समझौता हुआ था, उस युद्ध विराम के समझौते का उल्लंघन कर रहा है इजराइल। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि ट्रंप की चेतावनी के बाद अब क्या करेगा हमास? क्या शनिवार तक बंधकों की रिहाई हो पाएगी? बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो क्या एक्शन लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? और क्या गाजा पट्टी पर होगा अमेरिका का कब्जा? ये सवाल कहीं ना कहीं इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। किरोड़ी से विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ होंगे, और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं ध्रुव कटोच साहब के पास। कटोच साहब, एक बेहतर संकेत इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का, बंधकों को छोड़ने का, बंधकों को रिहा करने का, दोनों तरफ से। लेकिन अगर हमास ये आरोप इजराइल के ऊपर लगाता है, हमास ये आरोप इजराइल के ऊपर लगाता है कि इजराइल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है, और यही स्थिति रही तो अब हम बंधकों को नहीं छोड़ेंगे, अदला बदली नहीं करेंगे। अब तक 5 अदला बदली की जा चुकी हैं, तो क्या अब ये युद्ध विराम का समझौता टूट जाएगा? या फिर ट्रंप दो टूक कह चुके हैं कि हमास ने अगर ऐसा किया और अल्टीमेटम दिया है तारीख के साथ कि 15 तारीख को अगर बंधकों को रिहा नहीं किया तो हमास का नामो निशान मिट जाएगा, या ये चेतावनी काम आएगी? धन्यवाद मनोज जी। देखिए, मेरे हिसाब में जो मेरे सोच विचार से जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है वो बिल्कुल जायज है, और इस प्रकार की धमकी देना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। हमास ने जो 7 अक्टूबर 2023 में जो कार्रवाई की थी वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी दूसरे देश में जाके छोटे बच्चे, औरतें और सिविलियंस को अंधाधुंध गोली मारते हैं, 1000 से ऊपर लोग मारते हैं, और उसके बाद बंधक ले जाते हैं। उनको तो बगैर शर्त, जितने भी बंधक हैं उनको बगैर शर्त वापस देना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया, अभी उनको भुगतना पड़ेगा। अभी जिस प्रकार से हमास अभी कह रहा है कि इजराइल ने समझौता तोड़ा है, अबे इजराइल ने कौन सा समझौता तोड़ा? इसमें पूरी की पूरी गलती जो है, जो शुरुआत है इस युद्ध की, वो हमास ने की, उन सिविलियंस को मारते हुए और ये इस प्रकार के बंधक देते हुए। अगर वो शांति चाहते हैं तो मुझे लगता है एक ही रास्ता है, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है इनको वापस देना, उस तारीख तक, सैटरडे तक इनको वापस कर दे। नहीं तो मुझे लग रहा है अमेरिका भी युद्ध में खुद घुस जाएगा। डायरेक्टली ट्रुप्स नहीं भेजेगा, लेकिन मिसाइल्स, रॉकेट फायर वगैरह वगैरह और इजरायली ट्रुप्स के साथ ये एक्शन होगा। और जिस अभी तक जो लड़ाई हुई है, मुझे लगता है उससे 10 गुना ज्यादा होगी। बहुत मुश्किल के बाद नॉर्दर्न गाजा पट्टी में जो फिलिस्तीन के लोग हैं, वो अभी वापस आना शुरू कर दिया उन्होंने। मुझे लगता है फिर उनको वापस आना पड़ेगा। इसमें मेरे तरफ से कोई राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हमास को घुटने टेकने पड़ेंगे, हमास को घुटने टेकने पड़ेंगे। ध्रुव कटोच साहब बता रहे हैं। जेके बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जेके बंसल साहब, ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे
ट्रंप लगातार चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी अमेरिका पहुंचने वाले हैं, उनकी बैठक भी होने वाली है। लेकिन उसके पहले अभी तक अच्छा संकेत लग रहा था कि ट्रंप ने जो कहा था राष्ट्रपति बनने के बाद, जो उनकी पहली स्पीच थी, पहली स्पीच में उन्होंने संकेत दिए थे और वो अक्षरशः लगातार वैसे ही चल रहे थे। लेकिन अब हमास अगर पलट रहा है, हमास अगर इजराइल के ऊपर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहा है, तो इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत तब जबकि ट्रंप धमकी दे रहे हैं, कैसे हमास में? जय हिंद मनोज जी। जय। जब कोई अपनी बर्बादी और एक सुसाइड टेंडेंसी, आत्महत्या की तरफ चलता है तो उसको किसी की चिंता नहीं होती। देखिए, ये एक हमास को पहले से कहा जा रहा है कि इनको बर्बाद कर देंगे और काफी हद तक जो सबसे बड़ा दुश्मन जो फिलिस्तीनियों का वो हमास है। अब हमास तो खुद मरा ही है। 40,000 जो है वो फिलिस्तीनी मारे गए, कुछ डिस्प्लेस हो गए, कुछ घायल हो गए। अभी जैसे जनरल कटोच साहब ने कहा है कि जो कुछ लोग वापस आए थे नॉर्थ गाजा के अंदर में, उनको दोबारा जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो हमास है ये फिलिस्तीनियों के बीच में ही लड़ाई लड़ते हैं, उनके बीच में ही रहते हैं और फिर वो अटैक उनके ऊपर करना पड़ता है तो कोलेटरल डैमेज होता है। हालांकि कोलेटरल डैमेज होकर लोग बड़ी निंदा करते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इस बात का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा वर्ल्ड में कि जो हमास कर रहा है सरेआम उन्होंने गलती करी पहले दिन से ही, जो कटोच साहब भी कह रहे हैं। और फिर उनकी इतनी निर्दलता देखिए, जिसमें ट्रम्प साहब ने भी ये कहा है कि मानव को इस तरह से उनके मतलब उनको एक तरह से ब्लैकमेल या उनको जो फोल्डर जो बनाया जा रहा है उस तरह की। और फिर जिस तरह से उन्होंने रिलीज किया, जिस कंडीशन में जो है जो बंधकों को रखा है, उनको भोजन ठीक से नहीं दिया गया, बड़ी बुरी हालत, जैसे उन्होंने रिलीज करके उनकी परेड कराई है, ये एक बहुत मतलब बहुत ही शर्मिंदगी और बहुत ही एक बर्बरता की निशानी है जो कि उन्होंने किया। उनको कोई पछतावा नहीं और वो ये कहते हुए उनको हिचकिचाहट नहीं हो रही कि जी हम बंधक नहीं छोड़ेंगे। बंधक तो बिना शर्त के उनको रिलीज कर देने चाहिए। और अभी तो ये है कि जो 73 बंधक हैं उनमें से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 34 तो ऑलरेडी डेड हैं और कुछ पता नहीं शायद और ज्यादा हों। तो अब इस तरह की बात से अभी विनाश तो बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा इसलिए होगा कि जहां तक आपने कहा कि अमेरिका ने उनको एक युद्ध का सामान दे दिया, युद्ध का सामान या वो तो कोई ज्यादा चाहिए ही नहीं गाजा के लिए, वो तो कहीं ईरान के लिए, हुती के ऊपर अटैक करने के लिए तो चाहिए। इनके ऊपर तो इन्हें सुरंग में छुपे हुए हैं, इस वजह से इनको निकालना मुश्किल हो रहा है और ये जो घुस जाते हैं सिविलियन के बीच में। तो अब अगर जो है इसका एक मौका, जैसे अभी बंदूक दिखाते जाते हैं, अगर युद्ध विराम होता है, अभी युद्ध विराम का जो टूटता है, युद्ध विराम टूटता है, तो इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और एक बात फिर मुझे एक ये लगती है कि जब एक स्टेटमेंट इजराइल बार बार दे रहा है कि हम हमास को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमास क्यों आएगा टेबल पे? वो सोचेगा हमारा तो खात्मा होना ही है, हम क्यों आए? तो वो तो एक जो है सैडिस्टिक एटीट्यूड, जो इस तरह की नरसंहार की भावना है, वो बहुत गलत है। और हमास तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो घोषित की हुई है वेस्टर्न ने, इन्होंने आके यहाँ पे पीओके में भी जो जो पाकिस्तान के जितने टेररिस्ट हैं उनके साथ में भी अपना हाथ मिला लिया है। तो इस तरह से जो हमास है इसका खात्मा तो तभी होएगा जब पूरा गाजा डिस्प्लेस होकर के वहां से। और ट्रम्प साहब ने बहुत अच्छा किया है कि कहा है कि इनको बहुत अच्छे मकान दिए जाएंगे। अब आप देखिए जो सेनाई पेनिनसुला है उसकी जो उसका एरिया है वो 60,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वहां पे सिर्फ 6 लाख लोग रहते हैं। और गाजा का एरिया है 360 वर्ग किलोमीटर और यहाँ 22-23 लाख रहते हैं। तो अगर वहां चला जाता है, जो पूरे ये चले जाते हैं, उनको अच्छे घर मिलते हैं, तो बुराई क्या है उसमें? इसमें बुराई क्या है? संकेत तो बेहतर है। और अगर संकेत बेहतर है तो फिर हमास क्यों नहीं मान रहा? किरण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। किरण सिंह जी, आप क्या मानते हैं इस मसले को लेकर, ऐसा क्यों? साथियों ने बड़ा विस्तार से बताया और जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर किसी भी समस्या का हम समाधान चाहते हैं तो जंग समाधान नहीं हो सकता। और इसके लिए देखिए, अब जो हमास ने किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद जो पीस एग्रीमेंट हुआ वो मई में हुआ था, लगभग उसी तरह का ये एग्रीमेंट दोबारा हुआ और विभिन्न चरणों में, जैसे आपने बताया 5 चरणों में छोड़ना था। लेकिन अभी जब 5वें चरण के टाइम में जो बात हुई, वो एक मेजरमान जो कॉरिडोर है उसको क्रॉस करके
इधर आना शुरू हो गए थे दक्षिण की तरफ, जो पैलेस्टाइनी, तो उसमें यह है कि हमास का ये मानना है कि इजराइल उनको आने नहीं दे रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, उनका सामान साथ नहीं आने दे रहा है। इसलिए इजराइल, हमास ने कहा कि हम 5 दिन पहले ये कह रहे हैं कि इजराइल उल्लंघन कर रहा है। तो जो मीडिएटर है उसमें इजिप्ट है, कतर है, अमेरिका है, तो उनको उन्होंने सूचित किया है। दूसरी तरफ इजराइल को लेकर तेल अवीव में भी प्रदर्शन हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप जो बंधक हैं उनको रिहा करवाइए। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रंप ने कहा है कि अगर आपने नहीं छोड़ा तो मैं कहर बरपा दूंगा, तो ये समस्या का समाधान तो नहीं हुआ नहीं। तो समाधान क्या हो सकता है? देखिए, अभी जंग का रोकना, युद्ध विराम होना समाधान नहीं है। समाधान पूरा विश्व ये कहता है कि 2 स्टेट का सॉल्यूशन हो सकता है। क्या पैलेस्टाइन जो गाजान है उनको इजिप्ट और जॉर्डन लेने को तैयार है? वो नहीं है। इसके लिए 27 फरवरी को अरब लीग की अरब समिट हो रही है इजिप्ट में, तो वो डिस्कस करेंगे कि ये ट्रंप का जो प्रस्ताव है, जिस तरह से वो उनको बाहर, गाजा से बाहर सेटल करने की बात कह रहे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल है अरब वर्ल्ड को? और इससे पहले, आज से लगभग 3.5 साल पहले एंटाड की रिपोर्ट आई थी कि ये कोई पैलेस्टाइन की या गाजा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है रिसोर्सेज की। ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज है वेस्ट बैंक में भी और या गाजा में भी, और उनके लिए रिसोर्सेज की लड़ाई है। इसमें सुपर पावर भी इन्वॉल्व है और इजराइल का तो अपना एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। तो इसका समाधान कैसे किया जाए? तो ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इनफॉर्मली एक बात कही है कि अगर आप ट्रंप के प्रपोजल से सहमत नहीं हैं तो आप कोई अल्टरनेटिव प्रपोजल दीजिए। और मुझे लगता है कि जो अरब समिट 27 फरवरी को हो रहा है इजिप्ट में, उसमें कोई न कोई अरब कंट्रीज एक प्रस्ताव लाएंगे कि किस तरह से गाजा में जो गाजान है उनको अगर जॉर्डन और इजिप्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनका किस तरह से क्या समाधान किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो ट्रंप का एक समाधान है, ये कहर बरपाना या गाजान को खाली पूरा गाजा अमेरिका को दे देना, ये दोनों मुझे एक्सट्रीम लग रहे हैं। इतना एक्सट्रीम मानवीय समाज में, एक सभ्य राष्ट्रों में इतना एक्सट्रीम का समाधान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो अरब समिट होगी उसमें कोई न कोई वैकल्पिक प्रस्ताव आएगा बातचीत से, और वो अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने रखा जाएगा, और हो सकता है कि उस प्रस्ताव के सहमति बन जाए। निश्चित रूप से गाजा का रिकंस्ट्रक्शन होना है, और रिकंस्ट्रक्शन में अरब कंट्रीज, अमेरिका या दूसरे जो देश है वो मिलकर रिकंस्ट्रक्शन का प्लान बनाए। लेकिन इसके लिए गाजान तैयार नहीं होंगे, अरब कंट्रीज भी तैयार नहीं होंगे कि पूरा गाजा अमेरिका को दे दिया जाए और जो गाजान हैं उनको इजिप्ट और जॉर्डन ले ले। ट्रंप का ये कहना है कि उनकी सबसे बातचीत चल रही है, जॉर्डन और इजिप्ट से भी चल रही है, सऊदी अरब से भी चल रही है, दूसरे देशों से भी चल रही है। तो जो ट्रंप का प्रस्ताव है उससे कोई सहमत नहीं है अरब कंट्री में, टर्की भी सहमत नहीं है, टर्की ने भी विरोध कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में कहर बरपाना या और हालात खराब करना, क्या पूरे गाजान्स को आप एक्सटर्मिनेट कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। हाँ। आज के समय में इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से ट्रंप इस बात का जिक्र कर रहे हैं। विपिन शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। अचानक से हमास ने जिस तरीके से संकेत दिए हैं, इस बात की चिंता कहीं ना कहीं ट्रंप को भी सता रही है। ट्रंप ने तमाम पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि अगर बंधकों की रिहाई से हमास मना कर रहा है तो हो सकता है कि जो बंधक हैं वो बंधक रहे ही ना, उन्हें मार तो नहीं दिया गया, ये एक चिंता है। यहाँ देखिए कई तरह की संभावनाएं हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ा दुख हो रहा है मुझे बोलते हुए, जैसे हम इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स, किश्तें, तो यहाँ पर आपने मतलब ये मानवता देखिए कितनी शर्मसार हो रही है कि यहाँ पर जिसका हवाला खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप उनको जितने बंधक आपके कब्जे में हमास के, तो आप उनको सबको एक साथ छोड़ें, लेकिन आप किश्तों में छोड़ रहे हैं।
तो ये मुझे लगता है बड़ा गंभीर है। और साथ साथ दूसरी प्रबल संभावना है कि क्या वो बंधक, उनमें से कई बंधक अभी जीवित भी हैं या नहीं है। और जरूरी है इस चर्चा में कि हम उस बात का भी जिक्र करें कि जो बोला गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो सर्वाइवर्स थे, जो हॉस्टेज रिलीज करेंगे बंधक, तो उनको देखकर बोला कि होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स की तरह लग रहे हैं ये। और साथ साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने 1 महीने से खाना नहीं खाया। तो इसके अपने बहुत कुछ मायने हैं, क्योंकि घूम फिर के सवाल यह पैदा होता है कि ये शुरुआत किसने करी। तो यहां पर तो मुझे लगता है कि जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है यहां पर एक मंच पे होना चाहिए कि 7 अक्टूबर 2023 को जब एकाएक ये 251 बंधक बना दिए गए, और ये अलग अलग मुल्कों से है, कोई यूके से है, कोई फ्रांस से है, कोई जर्मनी से है, तो ये अलग अलग, थाईलैंड, फिलीपींस, तो यहां पर ये बात बड़ा गंभीर और ज्वलंत मुद्दा बन जाता है कि कितने लोगों को मारा गया। उस समय 74 लोगों को मारा गया। और उसके बाद यह भी बात अपनी जगह तय है कि 5200 फिलिस्तीन इस समय कब्जे में है इजराइल के। लेकिन देखिए, युद्ध अलग बात है, जो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है और कई दशकों से चल रहा है। लेकिन यहां पर जो एक स्टेटस को बना हुआ था, उसको खराब करने की कोशिश निश्चित बात है कि यहां पर हमास की तरफ से करी गई 7 अक्टूबर 2023 को। और अभी भी जब ये सीज फायर, ये जो समझौता हुआ, उसके तहत जो बंधकों को छोड़ना चाहिए था, वो ऐसा नहीं हुआ। जो फलस्वरूप की यहां पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो अपेक्षा करी जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से, जब 47वीं बारी उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, तो बिल्कुल एक साफ संदेश दे दिया कि ऑल हेल विल ब्रेक लूज। और उस चीज के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक बयानबाजी के लिए। वाकई बेबाक बयानबाजी के जाने जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा भारी नुकसान हो चुका है। 14-15 महीने की जो जंग हुई है, उस जंग में हमास और इजराइल के बीच में, उसमें नुकसान बहुत हो चुका, बहुत पानी बह चुका है। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि युद्ध विराम हो और युद्ध विराम के साथ दोनों देशों के जो बंधक हैं, उन बंधकों को छोड़ा जाए। ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर इन 14-15 महीनों में कितना नुकसान हुआ है। अब देखिए, ये जो 15 महीने की भीषण जंग है, इसमें गाजा में तबाही हुई है। कितनी मौतें हुई हैं? 46,913 मौतें हुई हैं। 1,10,750 775 लोग घायल हो चुके हैं और 11,160 लोग लापता है, वो मिल नहीं पा रहे हैं। और उन्हें कैसे ढूंढा जाए? ये तबाही का मंजर है। 15 महीनों की जंग में ये तबाही हो चुकी है। इजराइल के 840 सैनिक मारे गए हैं, हमास के 17,000 लड़ाके मारे गए हैं। ये एक आंकड़ा है दोनों की सेनाओं के बीच में, सेना और हमास के, तमाम सारी चीजों के बीच। अब ये जो आंकड़ा है, ये बता रहा है कि तबाही का मंजर क्या है। 15 महीने की भीषण जंग, और करीब अगर आप देखें तो करीब 1 महीना हो गया। अब ये जो 15 तारीख है, उसमें 1 महीना हो जाएगा। 15 महीने की भीषण जंग में मौतें कितनी हो चुकी हैं? 1,139 मौतें हो चुकी हैं और करीब 8,730 लोग घायल। ये तमाम आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में स्थिति क्या है। जंग देखी जा रही है, हर तरफ जंग देखी जा रही है, युद्ध की स्थिति बन रही है। इसलिए इस तरह की चीज़ों से, परिस्थितियों से निकलना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जेके बंसल साहब भी मौजूद हैं। मेरे साथ किरोड़ी सिंह जी भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ ध्रुव कटोच साहब भी मौजूद हैं। कटोच साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये संकेत तो निकल कर आया है, लेकिन ये भी निकल कर आ रहा है कि हमास ने पैंतरा बदल दिया है और पैंतरा बदलने के बाद अब वो छोड़ने से मना कर रहा है। लेकिन जिसका जिक्र किरोड़ी सिंह जी कर रहे थे कि अरब देशों की समिट होने वाली है, उस समिट में ये सारे देश आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि अमेरिका ने बोल दिया या अमेरिका चाहता है कि वो गाजा पर अपना आधिपत्य करना चाहता है, खरीदना चाहता है, लेना चाहता है। इतना आसान नहीं है। अरब देश बैठकर पहले चर्चा करेंगे, उस पर कोई प्रपोजल बनाया जाएगा, प्रपोजल बनाकर फिर अमेरिका के सामने रखा जाएगा, इजराइल के सामने रखा जाएगा, उस पर बातचीत होगी। ऐसा थोड़ी होता है कि आप जमींदार नहीं है, ठेकेदार नहीं है, आप बोले कि देता है तो ठीक है, नहीं तो तेरे ऊपर कब्जा कर लूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। आज की दुनिया में यह सब नहीं चलता है, जैसा कि ट्रंप बोल रहे हैं। कटोच साहब, ये बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि हम फ्रंट बना देंगे। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपकी आवाज कटोच साहब ठीक नहीं आ रही है। मैं बंसल साहब के पास चलूंगा। यही सवाल बंसल साहब मेरा आपसे है। मुझे तो काफी
बंसल साहब, मुझे लगता है कि जूम में कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, आपकी आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही है, किरोड़ी सिंह जी की भी नहीं आ रही होगी। मैं स्टूडियो में विपिन जी के पास चलूंगा, तब तक मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार जूम को ठीक करें। विपिन जी, यही सवाल आपसे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, यहाँ पर अगर आपको जो दुश्मन अगर बाज नहीं आ रहा तो उसके साथ आपको संदेश जो देना होता है वो बिल्कुल साफ अल्फाजों में, एंड जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यू डोंट हैव टू मिन्स योर वर्ड्स, तो यही बात डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने बेबाक अंदाज में बिल्कुल एक साफ संदेश दे दिया, क्योंकि उन्होंने भी आकलन करा होगा, उनके जो सलाहकार हैं, और तो उन्होंने सब ये पाया होगा कि यहां पर ये इनके इरादे नापाक हैं, यहां पर हमास के, तो यहां पर ये ऐसे ना हो कि जो बंधक जो छोड़ने की बात हो रही है, जो सीज फायर का समझौता हुआ है उसके तहत ये छोड़े जाने थे, तो यहां पर उसकी अवधि बढ़ा दी गई, और ये 5 दिन की बात है, 5 दिन पहले ऐलान करता है हमास, और उल्टा ठीकरा फोड़ता है इजराइल पे कि उन्होंने सीज फायर जो आपस में समझौता था उनका उल्लंघन करा। तो यहां पर अब जो ये डेडलाइन, ये जो शनिवार की 15 फरवरी की रखी गई है, मुझे लगता है कि यहां पर सारा ध्यान इसकी तरफ केंद्रित होगा, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र के ये सबसे शक्तिशाली नेता हैं, और यहां पर जब बतौर इन्होंने राष्ट्रपति कार्यभार संभाला है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो सारी निगाहें इनकी तरफ होगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला था कि यूक्रेन और रूस का युद्ध वो चंद घंटों में खत्म कर सकते हैं, वो क्षमता रखते हैं। तो यहां पर अब एक साफ अल्फाजों में उन्होंने एक संदेश दे दिया हमास को कि वो बाज आ जाए, क्योंकि यहां पर ये जो इस समय बंधकों पे गुजर रही है या उनके परिजनों पे गुजर रही है, तो वो मुझे लगता है कि उसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए, और साथ साथ यहां पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भले ही वो 2 स्टेट रेजोल्यूशन की बातें करता है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो 2 स्टेट रेजोल्यूशन की बात करता है इजराइल और फिलिस्तीन को युद्ध को लेकर, कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को लेकर जो आपस में इनका तकरार है, लेकिन यहां पर यह बड़ा जरूरी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक साफ अल्फाजों में संदेश दिया हमास को। बात तो सही है, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं किरोड़ी सिंह जी। किरोड़ी सिंह जी, जॉर्डन और इजिप्ट जिसकी बात कर रहे थे, उनकी अपनी चिंताएं हैं, और उनकी अपनी चिंताएं इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से लोग रिलोकेट हो रहे हैं, उनके अपने देश में सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है, वहाँ भी चिंताएं हो गई हैं। और जिस तरीके का प्रस्ताव, भले ही तमाम मीडिया से बातचीत में इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि मैं इसे एक बहुत सुंदर ज़मीन बनाऊंगा, एक सुंदर धरती बनाऊंगा, मैं इसे अपने पास रखूंगा, इसका विकास करूंगा, डेवलप करूंगा, दुनिया देखेगी, ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इजिप्ट है और इजिप्ट के साथ जॉर्डन के लोग ट्रंप से बातचीत करना चाहते हैं, वो ये भी कहना चाहते हैं कि भाई भले ही अस्थायी तौर पर इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने के बाद दोनों देशों की संबंध सुरक्षा पर खतरा हो, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई इस पर बातचीत की जाए, क्योंकि अपनी अपनी बातें हैं। अब इसमें जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात भी करना चाहते हैं कि कम से कम एक बार हमें भी तो बताओ कि आपका रोड मैप क्या है। के किंग ऑलरेडी अमेरिका में है। हाँ, मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं जी। हाँ, और ट्रंप के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है, और दूसरी तरफ ट्रंप ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमास युद्ध विराम तोड़ता है तो वहां पे मैं कहर बरपा दूंगा। तो मुझे लगता है कि जॉर्डन का जो एक्सपीरियंस है, आज से 45 साल पहले का ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, तो उसमें जो पैलेस्टीनियन जॉर्डन में थे और जो ओरिजिनल जॉर्डनियन थे, उसमें झगड़ा हुआ था और उसको बड़ा मुश्किल से कंट्रोल किया था। तो मेरे ख्याल से जॉर्डन के राजा की चिंता यह है कि अगर जो गाजान है उनको जॉर्डन में सेटल किया जाता है तो भविष्य में और ज्यादा समस्याएं हो सकती है। जो जॉर्डनियन है और जो माइग्रेंट्स हैं या जो रिफ्यूजी हैं, तो उनके बीच में जॉर्डन में फिर संघर्ष हो सकता है, और हो सकता है कि वहां जो जॉर्डन के राजा हैं उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाए। क्योंकि अगर पिछला एक्सपीरियंस देखें, जब ईरान और इजराइल में मिसाइल चल रही थी तो जॉर्डन से मिसाइल ले जाने का परमिशन मांगे ईरान ने, जॉर्डन ने मना कर दिया। तो जॉर्डन और मिस्र दोनों ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से शांतिपूर्ण समाधान हो, और निश्चित रूप से जॉर्डन के राजा ने ट्रंप से बातचीत की होगी कि ये जो आप बता रहे हैं ये प्रैक्टिकल प्रपोजल नहीं है,
कि जो गाजान है उनको जॉर्डन में या इजिप्ट में सेटल किया जाए, तो निश्चित रूप से कोई न कोई विकल्प निकलेगा, क्योंकि ट्रंप को हम सही मान नहीं सकते। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, जनरल असेंबली है, क्या सभी इतने बायस हैं कि जो गाजान के या पैलेस्टाइन के समर्थन में है सब इजराइल के अगेंस्ट में? इस तरह का तो नहीं हो सकता नहीं। तो केवल ट्रंप सही है और बाकी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो सब गलत हैं, ये नहीं है। कोई न कोई विकल्प निकलना चाहिए। केवल ट्रंप के कहने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये आपने बड़ी बात की है कि उनके कहने मात्र से समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। ध्रुव कुटुच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुटुच साहब, वही हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ट्रंप ने एक फरमान जारी कर दिया कि मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा, इस ज़मीन को लूंगा, इसे बेहतर सुंदर बनाऊंगा और इसे अपने हिसाब से डेवलप करूंगा और सुरक्षित भी बनाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच दूसरे देश, जो तमाम अरब देश हैं, वो भी तो उस पर चर्चा कर रहे होंगे। आज बात गाज़ा की हुई है, कल को हुई होगी। ट्रंप का पिछला जो एक्सपीरियंस है वो भी सबको पता है कि वो किस तरीके से पहले उन्होंने तालिबानी को सपोर्ट किया और उसके बाद फिर तालिबानियों से लड़े और वहाँ जाके फिर उन्हें छोड़ गए और उन जो हथियार आपको वापस लेके जाने थे वो आपने उन्हीं को दे दिए और उन्हीं हथियारों से वो आज तक तालिबानी कहर बरपा रहे हैं। तो और आपने जो समझौता कराया वो सब समझौता किसी ने माना नहीं। आपने क्या कर लिया? आप कुछ नहीं कर पाए। तो यह संभव नहीं है कि आप कोई तुगलकी फरमान जारी कर दें और वो फरमान अक्षरशः माना जाए। और मनोज जी, ये जो फरमान प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है ये सफल नहीं होने वाला है। मैं आपको दो बातें बताता हूं। सबसे पहले जो पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं, जो फिलिस्तीन लोग उधर रह रहे हैं वो किसी भी हालत से वहां से जाने को तैयार नहीं होंगे। और दूसरी बात, बाकी जो मुसलमान देश हैं, कोई भी ऐसा मुस्लिम कंट्री नहीं है जो इनको एक्सेप्ट करेगा। ये तो बिल्कुल तय है। दूसरी बात, इस प्रकार से लोगों को कहना कि आप अपने घर बार छोड़ दो, आपको कई अलग अलग जगह सेटल कर देंगे और यहां पर शांति आ जाएगी, ये होने वाला नहीं है। ये एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है, क्योंकि अभी जो भी वो कहेंगे वो मुझे लगता है उससे कम जो अरब देशों की तरफ से जो सोल्यूशन आने वाला है वो इससे कम होगा और वो फिर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है ये पोजीशनिंग की बात हो रही है। उन्होंने बिल्कुल सबसे पहले एक ऐसा मैक्सिमम पोजीशन बता दिया जो उनको भी दिखता है कि ये होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहता हूं, जो भी सोल्यूशन होगा हमास उसके बीच में नहीं होगा। एक तरफ से जो गाजा पट्टी है, यहाँ पर लड़ाकू, जो हमास के जो लड़ाकू लोग हैं उनको वहां पर अंदर नहीं लाने देंगे और जो उनकी सेना है हमास की उसको पूरी तरह से डिसबैंड कर दिया जाएगा। तब जाके कोई सोल्यूशन आ सकता है। लेकिन इस प्रकार से लोगों को वहां से बाहर करना और इसको रिवियरा की तरह डेवलप करना ये नहीं होगा और हो भी नहीं सकता है। मनोज बंसल साहब, जिस तरीके से कुटुच साहब बता रहे हैं कि इतना आसान और इतना सरल नहीं है जितना एक स्टेटमेंट के तौर पर लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबको पता है कि अगर दोनों के बीच में, चाहे वो हमास हो या फिर इजराइल हो, दोनों के बीच अगर युद्ध विराम हुआ है तो इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है। और ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप पहले दे चुके हैं, उसके बाद ही युद्ध विराम की प्रक्रिया शुरू हुई और शपथ ग्रहण से पहले की बात है। अब जब शपथ ग्रहण हो गया है और उसके बाद अगर हमास इस तरह के संकेत दे रहा है कि साहब अब युद्ध विराम नहीं हो पाएगा, बंधक हम नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि इजराइल जो है शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या हमास नहीं जानता है कि ट्रंप किस तरह के चेतावनी दे चुके हैं? और ट्रंप का यह कहना कि मैं 15 तारीख यानी कि शनिवार का इंतजार कर रहा हूं, अगर नहीं छोड़े तो फिर मैं नेस्तनाबूद आपको कर दूंगा, आपका नामो निशान मिटा दूंगा। हमास ने अगर यह संकेत दिया है तो क्या इसलिए दिया है क्योंकि अरब देशों की समिट होने वाली है, वहां पर मिस्र के, जॉर्डन के या तमाम देशों के कुछ संकेत हो सकते हैं, उनके हक में संकेत हो सकते हैं, उनके पक्ष में संकेत हो सकते हैं, या ट्रंप ने जो फरमान जारी किया है उसके खिलाफ कोई संकेत हो सकता है? देखिए मनोज जी, आप इसको एक बड़े प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। पहली बात तो जो है हमास को शुक्रगुजार होना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही अपना एक दूत भेज करके नेतन्याहू के ऊपर में प्रेशर डाला था कि इसको एक्सेप्ट करो। मई के महीने से चल रहा था, अब ये नहीं हुआ था। जहां तक रही संकेत या कोई वैधता
जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या अरब कंट्रीज हैं उनकी को खास है। कारण उसका ये है कि वो कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, वो जबानी बात करते हैं। अब आप ये बताइए, अगर गाजा को रिबिल्ड करना है तो उसमें कम से कम भी 80 टू 100 बिलियन डॉलर्स लगेंगे। कौन देगा? वो कोई नहीं देगा। दूसरा ये बताइए कि अगर गाजा को इसी तरह से छोड़ दिया जाए, जो 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 ये हमास है, ये फिलिस्तीनियों के अंदर से ही तो उत्पन्न हुआ है। इन्होंने इनको पहले इलेक्ट किया था 2006 2007 में, जब भी किया था, और उनमें से वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जहां तक ये एक सवाल उठाया गया कि भाई गाजा के जो है संसाधन को इजराइल या अमेरिका लेने चाहते हैं, अब 2006-07 तक पूरा कंट्रोल गाजा का इजराइल के पास में है। अगर उनको ऐसा करना होता तो तब कर लेते हैं। जब तक ये जो ट्रम्प साहब का जो बिल्कुल सोल्यूशन ठीक है, और सोल्यूशन इसलिए भी ठीक है कि अभी जो इजिप्ट को और जॉर्डन को बहुत बड़ी एड देता है, उन्होंने खुलेआम कह दिया मैं एड बंद कर दूंगा। हाँ, हालांकि ये जो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर जॉर्डन के अंदर में ये हमास जाता है, जैसे ये जो उस समय हुआ था, जो 1970 में भी इन्होंने वहां पे बड़ा एक विद्रोह और बहुत वहां को अनस्टेबलाइज किया था जॉर्डन को। तो जो सोल्यूशन है यही निकल सकता है कि जो सिनाई पेनिनसुला है वो एक तरफ है और उसके अंदर में इनको अलग से बसा दिया जाए। और जैसे कि ट्रम्प साहब ने ये भी बोला है कि जब वहां उनको पक्के मकान और सब चीज मिलेंगी तो वो चले जाएंगे वहां पे। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अभी जाके गाजा में वहां पे करेंगे क्या? देखिए, हमास एक ये भी तो कह रहा है कि युद्ध विराम की शर्तें नहीं मान रहा। दूसरा वो ये भी कह रहा है कि जो है जो UNWRA से और एड्स आना चाहिए। UNWRA को एड्स कौन देता है? वहां पे भी मदद जो है अमेरिका पश्चिमी देश करते हैं। एक तरफ तो आप जो है एड्स के ऊपर निर्भर हैं। गाजा की अपनी कोई इकोनॉमी पहले भी खास नहीं थी, वो पहले भी एड्स के ऊपर में, तो गाजा कैसे सस्टेन करेगा? तो ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है और इसको जो है सबकी भलाई में है, फिलिस्तीन की भी भलाई इसमें है। नहीं तो ये झगड़ा कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमास को कौन रोकेगा? हमास को रोकने के लिए किसके पास में है? इजराइल पूरी ताकत लगा रहा है अपनी। और आप एक बात समझिए कि इजराइल का कोई इंटेंशन या युद्ध विराम का नहीं था, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर से हुआ है। अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहा है कि जी हाँ ऑल हेल विल ब्रोक, और उन्होंने कहा है कि इजराइल कैन ओवरराइड आल्सो, तो अब इजराइल को तो मौका मिल गया कि वो और अच्छे से ताकत से युद्ध करें। क्योंकि अभी जो है ना कि सबको पता है कि कितने बंधक बचे हैं कितने नहीं बचे हैं। तो बंधक के लिए वहां की पब्लिक और जो उनके रिश्तेदार हैं वो हंगामा जरूर कर रहे हैं, लेकिन कंसर्न किसी को नहीं है। और इसी तरह से जो कंसर्न जो है हमास को फिलिस्तीनियों का भी नहीं है और जो इजराइल की कैद में है उनका भी नहीं है। ये तो अपनी, क्योंकि हमास ये जानता है कि वो लड़ाई के अलावा या एक आतंकवादी के अलावा वो करेगा क्या, तो जाएगा कहाँ? अब कहते अभी जैसे पटोल साहब ने भी कहा कि भाई इसके अंदर में जो है ये पॉसिबल नहीं है कि हमास रहे, लेकिन हमास उसको निकालने वाला कौन है? कौन निकालेगा हमास को? जो वो किसी की बात मानते थोड़ी नहीं है, वो तो वहीं रहेंगे। तो जब तक इसका सफाया नहीं हो जाता, यहाँ से सारे जो है लोगों को नहीं निकाला जाता, हमास वहां से नहीं निकल पाएगा, हमास वहीं पे रहेगा। और जहां भी और ये भी बात चल रही है ना कि अगर ये लोग ये कंट्री नहीं करते हैं तो एक कुछ ऐसा भी प्रपोजल था कि इंडोनेशिया में भी इनको शिफ्ट कर दिया जाए। और बहुत पहले, करीब 6 महीने पहले भी ये बात हुई थी, कुछ साउथ अफ्रीकन जो इजराइल ने ये प्रपोजल जो छोड़ा था कि जो अफ्रीकन कंट्री में कर दिया जाए। वैसे तो बात तो यहाँ तक भी चली है कि भाई ग्रीनलैंड में भी कर दिया जाए इनको। तो अब मुझे लगता है कि इसके ये समाधान बहुत अच्छा है, अरब कंट्रीज को भी मान जाना चाहिए। और उसमें जो है ये नहीं तो छोटे से टुकड़े में अभी आप 360 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में 22-23 लाख लोग रह रहे हैं, तो वो ठीक नहीं रहेगा। और ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता जब तक कि इस तरह का जो प्रपोजल ट्रंप सामने, हालांकि उन्होंने बड़े आउटराइट बोल दिया है, हो सकता है धीरे धीरे वो करते तो एक्सेप्ट होता, तो रिएक्शन है उसमें। और उन्होंने कह भी दिया कि मानना ही पड़ेगा, मान लेंगे इस चीज को। तो मुझे मानना ही लगता है पड़ेगा, ये संकेत उन्होंने दे दिए। किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। किरोड़ी सिंह जी, 8 जनवरी को कुछ बंधक छोड़े गए थे, 3 बंधक छोड़े गए थे। उनकी जो शारीरिक स्थिति थी वो बेहद ख़राब थी और इसे लेकर ट्रंप ने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की। फिर कहा गया ये फटाफट जल्दी छोड़ दो। अब और नहीं छोड़ा तो फिर इजराइल को खुली छूट दे दी जाएगी, उसको जो करना है वो कर दिया जाएगा। आपको लगता है एक तरफ वो रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो पूरे पैसिफिक में लड़ाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इजराइल को गाजा को मारने, निपटाने, खत्म करने, नेस्तनाबूद करने की खुली छूट दे देंगे। ऐसा आपको लगता है? ये विरोधाभासी नहीं है? निश्चित रूप से मनोज जी विरोधाभासी है, लेकिन अगर मैं कटोच साहब के आर्गुमेंट को, उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाऊं
तो ये केवल गाजा को लेके या युद्ध विराम तक हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, एक तो समस्या का समाधान और एक युद्ध विराम। तो युद्ध विराम का वायोलेशन अगर कोई करता है तो जो मीडिएटर्स हैं उसमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, यूएस है, उनको प्रयास करना चाहिए कि युद्ध विराम की जो प्रक्रिया है 6 हफ्ते की वो पूरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो। समाधान अलग चीज है, समाधान केवल गाजा से नहीं होगा, वेस्ट बैंक की समस्या भी है इसके साथ जुड़ी हुई। वेस्ट बैंक पे अभी कोई समझौता नहीं है, इजरायली सेटलर्स हैं वहां, रोजाना कन्फ्रंटेशन हो रहा है, रोजाना लोग मर रहे हैं। तो वेस्ट बैंक की तो पूरी जो पैलेस्टाइन की समस्या है वो एक कंपोजिट तरीके से पैकेज के रूप में कोई समाधान होगा। ऐसा नहीं है कि गाजा को ट्रंप ने ले लिया और वहां पे रिकंस्ट्रक्शन कर दिया और बढ़ा दिया और उससे सब कुछ समाधान हो गया, उससे समाधान नहीं होगा। आपको समाधान देखना पड़ेगा, युद्ध विराम अलग चीज है, समाधान अलग है। तो सबसे पहला एफर्ट ये होना चाहिए कि जो ब्रोकर्स हैं जिन्होंने मीडिएट किया है युद्ध विराम को, वो प्रयास करें कि युद्ध विराम की प्रक्रिया जो 6 हफ्ते तक चलनी है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो। उसके बाद आप समस्या का समाधान देखिए किस तरीके से हो सकता है, और वो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, उनके तहत कोई न कोई समाधान होना चाहिए। इस तरह से समाधान नहीं होगा। मान लीजिए गाजा ट्रंप को मिल गया तो क्या समस्या का समाधान हो गया? मेरे ख्याल से समस्या का समाधान नहीं हुआ। वेस्ट बैंक का क्या करेंगे? लेकिन ट्रंप एक चीज से इंस्पायर्ड है। पिछले टाइम में इन्होंने 2-3 काम किए। एक तो गोलान हाइट्स था, वो इजराइल पे उनकी सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर दी। उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल बना दिया, अमेरिका की एम्बेसी खोल दी। अब्राहम अकॉर्ड्स कर लिया, उसमें 4 देशों को सम्मिलित कर लिया, बहरीन और सूडान और मोरक्को। तो उनको 4 देशों को सम्मिलित करके अब्राहम अकॉर्ड कर लिया। तो शायद ट्रंप ये सोच रहे हैं कि मैं इसी तरीके से ये भी समझौता करवा दूंगा, लेकिन इस तरीके का समझौता नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा है। तो अभी तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो युद्ध विराम की प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट कैसे हो, और फिर समाधान की प्रक्रिया ढूंढनी चाहिए। आप युद्ध विराम थोड़ा टूट रहा है और उसी में समाधान भी मिक्सअप कर देते हैं तो उससे समाधान नहीं होगा, उससे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। तो हमें और सिंप्लीफाई नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये 7 अक्टूबर को शुरू हो गई थी तब से, इसके पीछे पूरा इतिहास है, पूरा अनुभव है, पैलेस्टाइन का भी, इजराइल का भी, और जो मीडिएट करते हैं उनका भी। तो एक लंबे एक्सपीरियंस से निकली हुई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो उसको उसी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्टेक्स्ट में ही हमें समझना चाहिए और उसी के आधार पर समाधान निकालना चाहिए। जी मनोज जी। विपिन जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहूंगा कि जब भी ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं या दबाव डाला जाता है एक दूसरे पर, तो वहां पर उसके पीछे बड़े पुख्ता कारण होते हैं। तो यहां पर क्योंकि जब से ये युद्ध चला है तो वहां पर जो बंधक बनाए गए हैं और पहले भी जो प्रिजनर्स थे, तो वहां पर उसको लेकर ये, क्योंकि हमास जो हवाला जिस बात का दे रहा है कि वो प्रेशर इसलिए भी डाल रहे हैं, वो अलग बात है कि ठिकड़ा वो फोड़ रहे हैं इजराइल पे कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करा, जो सीज फायर आपस में जो समझौता था। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी समझ सकता है कि यहां पर ये जितने बंधक है वो चाहते हैं कि ये लोग ज्यादा छोड़े। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो 2-2 कदम वाली बात नहीं है, वो चाहते हैं 4 कदम वो चले। और ये पहले के भी जो बंधक हैं वो अलग बात है कि कितनी संभावना है कि वो जीवित भी हैं और किस हालात में है। क्योंकि बड़ी जरूरी बात है कि एक तो है कि जो लोगों ने जान अपनी गंवाई है, जो लापता हैं, जो बंधक बनाए गए हैं, और साथ साथ एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो डिस्प्लेस्ड हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना है। तो ये देखिए, ये बात तो अपनी जगह तय है कि युद्ध से किसी चीज का हल नहीं निकल सकता है एंड वर्ल्ड पीस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। लेकिन जरूरी बात है कि इस समय जो आपस का ये तकरार चल रहा है, कुछ बातें जैसे पानी को लेकर, और साथ में अपना जो स्टेटस है जेरूसलम का, कि आपस में दोनों दावा करते हैं इजराइल और पैलेस्टीन कि ये हमारी राजधानी है, तो वहां पर उसको लेकर वाद विवाद है। और सबसे जरूरी बात है कि जो उनकी खुद की ये जो फ्रीडम मूवमेंट है फिलिस्तीन की, तो ये मुझे लगता है कि इस समय बहुत अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति कार्यभार संभाला है। और यहां पर वो, क्योंकि वो जाने जाते हैं कि वो बिल्कुल
अपने जो भी बयानबाजी करते हैं, जो आगे एक संदेश देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वो संदेश जाता है। तो यहां पर अब सारी निगाहें होंगी कि ये शनिवार को जो 15 फरवरी को जो ये डेडलाइन दी गई है कि अगला कदम क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का। और ये भी इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इजराइल ने कई मुल्कों के नाक में दम कर रखा है, कई मुल्कों के नाक में दम कर रखा है। लेकिन 15 महीने की तबाही जो बमुश्किल खत्म हुई और उसे लेकर एक युद्ध विराम समझौता हुआ, अब वो युद्ध विराम समझौते पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर यह आरोप लगा दिया है कि इजराइल युद्ध विराम के समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए हम आगे के और बंधक नहीं छोड़ पाएंगे। वहीं ट्रंप ये मानते हैं कहीं बंधकों की हत्या तो नहीं हो गई, उन्हें मार तो नहीं दिया, क्योंकि 8 जनवरी को जो 3 बंधक छोड़े गए थे उनकी शारीरिक स्थिति बेहद खराब थी, इसलिए ये शंका भी बनी हुई है। वहीं जिसका जिक्र किरोड़ी साहब कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट को लेकर जिस तरीके से एक अरब समिट होने जा रही है, उस समिट को लेकर क्या अरब देश इस पर कोई आपस की चर्चा, आपस का प्रस्ताव रखने वाले हैं? वो प्रस्ताव अमेरिका के सामने भी हो सकता है, इजराइल के सामने भी हो सकता है, कोई बीच का रास्ता कि ऐसी स्थिति ना निर्मित हो कि 15 महीने जो पहले हुआ वो 15 महीने तबाही फिर से शुरू हो जाए। मुझे लगता नहीं है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। शुक्रिया मैं विपिन जी का करूंगा, शुक्रिया मैं किरोड़ी जी का करूंगा, शुक्रिया कटोच साहब का करूंगा और शुक्रिया बंसल साहब का करूंगा जो इस पूरे मामले पर मेरे साथ चर्चा कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हमास और इजराइल के बीच अब फिर से तल्खी आ जाएगी। तमाम सारी बातों के बीच बहुत सारी ऐसी स्थिति है और वो स्थिति बताती है कि आखिर क्या है, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी